हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 24 जुलाई 2025 का डेली करंट अफेयर्स। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक। फर्स्ट इज रियलिटीज बिहाइंड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट ऑफ रिमोट वर्क। रिमोट वर्क जो एक्सपेरिमेंट है एक तरह से, है ना, जिसको आप वर्क फ्रॉम होम के नाम से भी जानते हो, उसके बारे में डिटेल हम एनालिसिस आज करने वाले हैं। जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3 दोनों के लिहाजे से ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकंड इज प्रेसिडेंशियल रेफरेंसेस एंड द सुप्रीम कोर्ट्स पावर टू रीविजिट इट्स रूलिंग। तो ये पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी में टॉपिक आता है सेपरेशन ऑफ पावर, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक इस साल के मेंस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। इसके अलावा हमने लास्ट क्लास में, लास्ट डीसीए में आपको एक मेंस का क्वेश्चन दिया था वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर, उसका मॉडल आंसर भी आपको आज दे देंगे। और उसके अलावा जो भी यहाँ पे आज दोनों टॉपिक्स हैं, उसमें से इस टॉपिक के ऊपर आपको एक मेंस का क्वेश्चन रहेगा जिसको आपको सेल्फ प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्लास में आपको क्या मिलेगा, उसका मॉडल आंसर मिलेगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद दैट। जो भी नए कीवर्ड्स आप सीखो, नए वर्ड्स आप सीखो, वो सारा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हो। इससे आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होती है, इससे आपकी आंसर राइटिंग इंप्रूव होती है, इससे आपका कॉग्निटिव फंक्शनिंग इंप्रूव होता है। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक ऑफ द डे, रियलिटीज बिहाइंड द ग्लोबल एक्सपेरिमेंट ऑफ रिमोट वर्क। रिमोट मतलब क्या होता है? डिस्टेंस। रिमोट मतलब दूर, दूर से वर्क करना, मतलब वर्क फ्रॉम होम की बात हो रही है। अब वर्क फ्रॉम होम, अब रिमोट वर्क फ्रॉम होम एक नैरो नैरो वर्ड है और रिमोट वर्क एक ब्रॉड वर्ड है ना। वर्क फ्रॉम होम मतलब आप वर्क होम से ही कर पा रहे हो। रिमोट वर्क मतलब आप ट्रैवल कर रहे हो तब भी कर पा रहे हो। रिमोट वर्क मतलब आप टूरिज्म घूमने गए हुए हो, वेकेशन पे गए हुए हो, तब भी जाके वहां से भी आप वर्क कर पा रहे हो। तो वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस रहा है रिमोट वर्क से, वो क्या कैसे सीखने के लिए हमें मिल रहा है, उसके ऊपर अभी सर्वे हुआ था स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी का, और उसने कुछ कुछ चीजें हाईलाइट की हैं। उसने क्या हाईलाइट किया है? द ग्रोइंग मिसमैच बिटवीन वर्कर्स डिजायर फॉर रिमोट वर्क एंड इट्स एक्चुअल अवेलेबिलिटी वर्ल्ड वाइड। कि जितना डिजायर है वर्कर्स में रिमोट वर्क का और एक्चुअल अवेलेबिलिटी जो है, वो दोनों में क्या है, एक डिफरेंस है। डिजायर ज्यादा है, डिजायर इस चीज का ज्यादा है कि हम रिमोट वर्क करें, दूर से वर्क करें। बट अवेलेबिलिटी कम है, अवेलेबिलिटी कम है कि इतना अवेलेबल वर्क हो पा नहीं रहा है। कंटेक्स्ट क्या है? द क्वाइट रिवोल्यूशन ऑफ रिमोट वर्क वंस हेल्ड एज द फ्यूचर ऑफ लेबर हैज बिकम फार मोर कॉम्प्लिकेटेड देन एनीवन इमेजिन। जितना एक इजी लग रहा था रिमोट वर्क का जो फ्यूचर होने वाला है, जो रेवोल्यूशन होने वाला है, वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है जितना इमेजिन किया गया था उससे ज्यादा। Millions of workers across the world dream of the freedom and the flexibility that come from with working from home. Millions of worker, वर्कर का मतलब, आप वर्कर सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि गरीब लोग। वर्कर मतलब सब कोई, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, प्रोफेशनल, सब लोग वर्कर ही हैं। इकोनॉमिक सेंस में वर्कर हर कोई है जो काम कर रहा है। जो वर्क कर रहा है वो वर्कर है, प्लेन एंड सिंपल। तो वर्कर्स को क्या चाहिए? फ्रीडम चाहिए, फ्रीडम। वर्कर्स को क्या चाहिए? फ्लेक्सिबिलिटी। तो आप रिमोट वर्क में हो तो आपको कोई माइक्रो मैनेज नहीं कर रहा है, बार बार आपको कोई आके बोल नहीं रहा है कि ये काम हुआ क्या, वो काम हुआ क्या। ऐसा कोई नहीं देख रहा है। आप किसी भी क्लोथ्स में बैठे हुए हो, आप अपने घर में एकदम किसी भी कपड़े में बैठे हुए, फ्रीडम वाले कपड़े में बैठे हुए आराम से काम कर रहे हो। ठीक है, सुबह आधा घंटा लेट हो गया कोई बात नहीं, शाम को आधे घंटे लेट तक आप काम कर रहे हो, बीच बीच में आप अपनी मर्जी के चाय बना रहे हो, चाय पीते हुए काम कर रहे हो। तो इससे क्या आ रहा है? फ्रीडम। आपको ट्रेवल करना है, कोई बात नहीं, आप ट्रेवल कर रहे हो, ट्रेन में बैठ के काम कर रहे हो। प्लेन में भी आजकल आपने बहुत लोगों ने देखा होगा कि वहां पे लोग रिमोट अपना लैपटॉप लेके बैठे रहते हैं और काम करते रहते हैं। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, फ्रीडम मिलता है। हाउएवर इन रियलिटी फार फ्यूअर एक्चुअली एंजॉय इट। बहुत सारे लोग इसके लिए ड्रीम करते हैं, बट बहुत कम लोग ही इसको एंजॉय कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत कम लोगों के लिए ही रिमोट वर्क अवेलेबल हो पा रहा है। सबके लिए रिमोट वर्क अवेलेबल हो ही नहीं पा रहा है। एस्पिरेशन बहुत ज्यादा है बट प्रैक्टिस में बहुत कम है। तो गैप बहुत ज्यादा हो रहा है ना। गैप बहुत ज्यादा है, मैनेजरियल हेजिटेशन है। मैनेजर भी कई बार रिमोट वर्क अलाउ नहीं करता है। अगर कोई एम्प्लॉय जो है उसको रिमोट वर्क दे दिया जाए कि ठीक है आप दूर से काम करिए, है ना, आपका काम जो है वेबसाइट मैनेज करना है, बट आप दूर से वेबसाइट मैनेज कर लीजिए, तो कई बार मैनेजर उनको देते नहीं है कि नहीं घर से बैठ के क्यों करोगे, यहाँ मेरे सामने बैठ के करो। तो मैनेजरियल हेजिटेशन, ये सब कीवर्ड है, आप अपने मेंस के एग्जांपल्स में डालोगे, आंसर्स में डालोगे। इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंज, घर पे कई बार लोग बोलेंगे नेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंज एंड द हिडन कॉस्ट ऑफ वर्किंग आउटसाइड द ट्रेडिशनल ऑफिस। ट्रेडिशनल ऑफिस के बाहर जैसे ही आप काम करने लगोगे, आपकी चाय का खर्चा, आपके कॉफी का खर्चा, आपका नाश्ता का खर्चा, सब आपको खुद उठाना पड़ेगा। कम से कम ऑफिस में ये सारी चीजें तो मिल रही हैं। इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन वर्क फ्रॉम होम जॉब्स। ग्लोबलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा है? इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हुआ है,
ट्रेड बैरियर्स का रिमूवल हुआ है, फाइनेंशियल मार्केट्स और ज्यादा एक्सेस है, इकोनॉमीज इंटरकनेक्टेड हो गई है, ये इकोनॉमिक इंटीग्रेशन हो गया, कल्चरल एक्सचेंज, शेयर्ड आइडियाज एंड वैल्यूज हो गए हैं, ग्लोबल मीडिया और कम्युनिकेशन पूरा आप ग्लोबल मीडिया या सोशल मीडिया कनेक्टेड हो गई है, ट्रैवल एंड माइग्रेशन स्मूथ हो गया है, ये सारा आप कीवर्ड्स मेंशन कर सकते हो। इंटरनेशनल ग्रोथ हुआ है, एफडीआईज बढ़ा है, सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन, कहीं पे चिप बनेगा, कहीं पे कार बनेगा, कहीं पे सब असेंबल होगा, कहीं और पे बिकेगा, ये क्या है, पूरा ग्लोबल सप्लाई चेन डेवलप हुआ है, टेक्नोलॉजी और एडवांस्ड हुई है, इनोवेशन और नॉलेज ट्रांसफर हुआ है, ग्लोबल प्रोडक्शन नेटवर्क बढ़ा है, एक्सेस टू ग्लोबल टैलेंट, कंपनीज कैन हायर रिमोट वर्कर फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। रिमोट वर्कर की जब बात हो रही है, रिमोट वर्कर जब आपको दूर से ही काम करना है तो वर्ल्ड के किसी भी पार्ट से आपको हायर किया जा सकता है। स्किल्ड प्रोफेशनल इन कंट्रीज लाइक इंडिया, फिलीपींस एंड यूक्रेन फाउंड मोर रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज। ये लोग ज्यादा रिमोट जॉब अपॉर्चुनिटीज इनको मिलता है, इंडिया वालों को, फिलीपींस वालों को, यूक्रेन वालों को। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा गलत है, ध्यान दीजिएगा। Help reduce cost for companies by outsourcing to low cost economies. फॉर एग्जाम्पल यूएस में अगर कोई एम्प्लॉय हायर करेंगे, वो 1 घंटे काम करने का, 1 आवर काम करने का, फॉर एग्जाम्पल अगर वो $100 चार्ज करता है, $100 इज ऑलमोस्ट 8500 रुपीज। तो इंडिया का कोई अगर हायर करेंगे, इंडिया वाले अगर इसी काम के लिए अगर इंडिया कोई प्रोफेशनल हायर किया जा रहा है तो वो $25 ही चार्ज कर रहा है कि आप मुझे काम करो, $25 ही दे दो। तो एक तरह से 2000 रुपीज क्या हो गया, पर आवर हो गया, उसका काम हो गया। ठीक है। बूस्ट टू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल जूम, टीम्स, स्लैक, गूगल मीट, इन सब का एडॉप्शन बढ़ रहा है। इन्वेस्टमेंट इन ब्रॉडबैंड एंड मोबाइल इंटरनेट, ब्रॉडबैंड और मोबाइल इंटरनेट का इन्वेस्टमेंट हो रहा है। एक्सेलरेटेड अक्रॉस डेवलपिंग नेशंस, डेवलपिंग नेशंस में बहुत तेज एक्सेलरेट हो रहा है। इनेबल्ड स्मूदर कोलेबोरेशन अक्रॉस टाइम जोन्स के अक्रॉस कोलेबोरेशन स्मूथ हो रहा है। अब आप पूछोगे सर आंसर कैसे लिखना है, हो गया ना। दिस इज पॉइंट नंबर 1, 1 पॉइंट में ए बी सी करके 3 पॉइंट दो। दिस इज पॉइंट नंबर 2, 2 में ए बी सी डी करके 3 पॉइंट दो, है ना। ऐसे करके ये 4 की जगह 3 होना चाहिए था, थोड़ा पिक्चर अच्छा नहीं बना। वर्क कल्चर ट्रांसफॉर्मेशन, क्रॉस बॉर्डर टीम्स नॉर्मलाइज रिमोट कोलेबोरेशन, क्रॉस बॉर्डर दूसरे कंट्री से टीम जो है वो रिमोट कोलेबोरेशन को नॉर्मलाइज कर चुकी हैं। वर्क टाइमिंग फ्लेक्सिबल हो चुका है और ज्यादा एक्सेप्टेड हो चुका है। शिफ्ट फ्रॉम टाइम बेस्ड टू आउटपुट बेस्ड, आउटपुट बेस्ड कि आप इतना काम करके दो रादर देन कि आप 8 घंटे टाइम बिताओ ऑफिस में, ये हो चुका है। इंक्रीज कॉम्पिटिशन एंड अपॉर्चुनिटी, कॉम्पिटिशन भी बढ़ गया है और अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ गई है। रिमोट वर्क किसको बोलते हैं, रिमोट वर्क मतलब दूर से काम करना, है ना, आउटसाइड ऑफ ट्रेडिशनल ऑफिस एनवायरनमेंट, टिपिकली फ्रॉम देयर होम और अनदर लोकेशन ऑफ देयर चॉइस यूजिंग डिजिटल टूल्स एंड इंटरनेट कनेक्टिविटी। मार्क जकरबर्ग क्या बोलते हैं, मार्क जकरबर्ग का नाम तो सुना होगा आप लोगों ने। पीपल आर मोर प्रोडक्टिव वर्किंग एट होम देन पीपल वुड हैव एक्सपेक्टेड, घर पे ज्यादा अच्छे से काम करते हैं, जितना उम्मीद किया जाता है उससे भी ज्यादा अच्छे से काम करते हैं। सम पीपल थॉट दैट एवरीथिंग वाज जस्ट गोइंग टू फॉल अपार्ट एंड इट हैज नॉट। ये कोविड की बात हो रही है, कोविड में ऐसा लग रहा था कि सब कुछ बिखर जाएगा, बट ऐसा हुआ नहीं। नॉन एडॉप्शन ऑफ रिमोट वर्क प्रेफरेंस, अगर रिमोट वर्क को अडॉप्ट नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। एम्प्लॉयर मतलब जो कंपनीज हैं वही रिलक्टेंट है ना। इंडियन फर्म्स, टीसीएस, इन्फोसिस वही नहीं जाने देना चाहती, वो बोलते कि नहीं ऑफिस में आओ, ऑफिस में टीम बॉन्डिंग बनाओ, कोलैबोरेशन करो, है ना। अपना ऑफिस कल्चर को प्रिजर्व करना है, कल्चर को प्रेजेंट रखना है। फिजिकल प्रेजेंस सीम एज मार्क ऑफ कमिटमेंट इन मेनी एशियन कल्चर्स, कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप ध्यान देखो। बहुत सारे कंट्रीज में, बहुत सारे एशियन कंट्रीज में, जापान में, साउथ एशिया में, साउथ अफ्रीका में, सॉरी साउथ कोरिया में, इवन इंडिया में भी, है ना, फिजिकल प्रेजेंस को मार्क किया जाता है कि फिजिकल प्रेजेंस, अगर आप ऑफिस आ रहे हो तो आप लॉयल हो, आप क्या हो, लॉयल हो। बट होम पे इंफ्रास्ट्रक्चर भी खराब है, घर पे आपके टेबल नहीं है, लाइट नहीं है, ठीक है, अर्गोनॉमिक चेयर्स नहीं है, ठीक बात है, जिसपे आप आराम से कंफर्टेबली बैठ पाओ, इंटरनेट फ्रेंडली एनवायरनमेंट नहीं है। अर्बन वर्कर्स इन 1 BHK होम स्ट्रगल टू विद फोकस एंड कंफर्ट, एसी नहीं लगा रखा है बहुत लोगों ने, तो एसी चल रहा है, आपका बिल दिन भर एसी का बिल आ रहा है, ठीक है। आपको एक कंफर्टेबल चेयर खरीदना है, इधर से कोई चिल्ला रहा है, उधर से ऐसे आवाज आ रही है, इधर से कंस्ट्रक्शन वर्क हो रहा है। तो पुअर होम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो नॉन एडॉप्शन ऑफ रिमोट वर्क प्रेफरेंस को दिखाता है। हेल्थ एंड बर्नआउट, कई बार आप घर पे काम करते करते घर ही रह रहे हो, घर से ही काम कर रहे हो, आइसोलेट हो जाते हो, स्ट्रेस में आ जाते हो, फिजिकल स्ट्रेन आ जाता है। माइक्रोसॉफ्ट रिपोर्ट फ्लैग्ड राइजिंग बर्नआउट इन फुल्ली रिमोट वर्क, फुल्ली जहां पे आपको 100% दूर से ही काम करना है, कभी ऑफिस ही नहीं आना, वहां बर्नआउट ज्यादा देखने के लिए मिलता है। हाउ डू कल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर हिंडर रिमोट वर्क, कल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे हिंडर करते हैं।
फिजिकल अटेंडेंस अभी हमने जैसे बात किया, वो डेडिकेशन का पार्ट माना जाता है। जितना लेट तक ऑफिस आवर्स में रुकते हो, आप 6 बजे ऑफिस खत्म होता है 8 बजे तक रुकते हो, तो आपके बॉस बोलते हैं वाह आज तो बहुत अच्छा काम करके जा रहा है तू। हायरार्किकल वर्क कल्चर हायरार्किकल है, वहां सुपरविजन वाइज वर्क कल्चर है, कोई तुमको सुपरवाइज कर रहा है ऊपर से कि तुम क्या काम कर रहे हो, कंट्रोल कर रहा है। पुअर डिजिटल एंड हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल एंड हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, घर के इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है। यही सारे पॉइंट जो हमने पहले डिस्कस किए वही सारे पॉइंट यहाँ भी रिपीटेड है। जेंडर इंप्लीकेशन ऑफ रिमोट वर्क ट्रेंड, जेंडर की बात करते हैं, अब असली बात आ रही है। और असली बात किसकी आ रही है? विमेन की आ रही है। जैसे ही कोविड आया था, जैसे ही लॉकडाउन आए थे, लॉकडाउन्स में सब लोग घर के अंदर बंद हो गए थे, और वुमेन के ऊपर जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक बर्डन होता है, वो डोमेस्टिक बर्डन कई गुना बढ़ गया था, है ना। 3 टाइम्स मोर आवर्स अनपेड केयर में देना पड़ता था। अनपेड केयर क्या है? खाना बनाना, बार बार चाय बनाओ, बार बार नाश्ता बनाओ, बार बार खाना बनाओ, ठीक है। ये अनपेड वर्क जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था यूएन का। डायरेक्टली यूपीएससी ने इस पे मेंस पे क्वेश्चन पूछा, डायरेक्टली यूपीएससी ने इस पे मेंस पे क्या पूछा क्वेश्चन, देन मेन ड्यूरिंग द पैंडेमिक इन इंडिया द बर्डन हैज हायर वाज हायर ड्यू टू ज्वाइंट फैमिली एंड लिमिटेड हेल्प। इंडिया में लिमिटेड हेल्प मतलब हाउस हेल्प को भी एक तरह से छुट्टी दिया हुआ था, तो यहाँ बर्डन और ज्यादा था, ज्वाइंट फैमिलीज की वजह से ज्यादा था। फ्लेक्सिबिलिटी सपोर्टिंग री एंट्री, तो जैसे जैसे वर्क वापस ओपन हुआ तो फ्लेक्सिबल हुआ, थोड़ा वर्क फ्रॉम होम अलाउड हुआ, रिमोट ऑप्शन हेल्प वुमेन रीजॉइन एंड स्टे इन द वर्कफोर्स। लिंक्डइन 2021 का रिपोर्ट ये बोलता है 60% ऑफ इंडियन वुमेन प्रीफर्ड रिमोट जॉब्स, क्योंकि वो घर पे भी काम कर सके, घर का काम भी कर सके। 30% रिटर्न पोस्ट पैंडेमिक ड्यू टू फ्लेक्सिबल वर्क। अब देखो ये सारा एग्जाम्पल, ये सारा डेटा ऐसे आपको आंसर्स में लिखना होता है। कैरियर स्टैग्नेशन, वुमेन वर्किंग रिमोटली फेस विजिबिलिटी इश्यूज इंपैक्टिंग प्रमोशन। उनको विजिबिलिटी इशू फेस करना पड़ा, जिससे उनका जो सीधे सीधे कैरियर का स्टैग्नेशन है वो वहां पे दिख रहा था। मैकेंजी 2023 में शोड रिमोट वुमेन वेयर 1.5x मतलब 5 टाइम्स लेस लाइकली टू बी प्रोमोटेड स्पेशली इन मिड करियर रोल, है ना। जो रिमोट जो दूर से काम कर रही है उनका प्रमोशन जो होता है वो काफी डिले हो जाता है, लेस लाइकली हो जाता है। स्टेप्स टेकन बाय द इंडियन गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया? एसईजेड रूल। एसईजेड किसको बोलते हैं? इसको ध्यान से सुनो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। इंडियन गवर्नमेंट में इंडिया के अंदर बहुत सारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रखे हैं, जहां पे इंडस्ट्रीज हैं, जहां पे ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो कि कुछ भी प्रोड्यूस करेंगी उसका एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स 2006 में आया था, उसमें रूल 43A ये अलाउ करता है 100% आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी enabled services employees in SEZs to work remotely for up to 1 year extendable with permission। SEZ में भी आईटी एम्प्लॉई कोई है या आईटी इनेबल्ड सर्विसेज वाला एम्प्लॉई है, 1 साल या इवन ज्यादा परमिशन के बाद काम घर से कर सकता है, रिमोटली कर सकता है। नया जो लेबर लॉ आया, नया लेबर लॉ ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, ये क्या बोलता है? सोशल सिक्योरिटी कोड ब्रॉट होम बेस्ड वर्कर under their ambit addressing safety health and social protection for remote employees। remote employees के लिए क्या रहे? सेफ्टी रहे, हेल्थ रहे, सोशल प्रोटेक्शन रहे। ओवरव्यू ऑफ द न्यू लेबर कोड, नया लेबर कोड का क्या ओवरव्यू है? कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी आया, कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशन आया, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड आया, कोड ऑन वेजेस आया, ये सारे कोडेड आया, जिसमें कि एक सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड आया जो भी हेल्दी रहने की बात करता है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? मैंने जैसे आपको बताया, डेजिग्नेटेड एरियाज ऑफरिंग बिजनेस इंसेंटिव एंड रिलैक्स्ड रेगुलेशन, जहां पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता है, एक्सपोर्ट को प्रमोट किया जाता है ना। इंडस्ट्रियल ई स्टेट होता है, फ्री ट्रेड जोन होता है, एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन। ये देख रहे हो जो इंडिया में जगह जगह, मुंबई के आसपास, है ना, गुजरात में, है ना, दिल्ली के आसपास, ठीक है, नोएडा, कोलकाता के आसपास, चेन्नई, ये क्या है? आपके एसईजेड है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बहुत सारे इंडिया में बनाए गए हैं। वे फॉरवर्ड क्लियर लीगल एंड सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क। लीगल एंड सोशल प्रोटेक्शन फ्रेमवर्क क्या होना चाहिए? क्लियर होना चाहिए। एस्टैब्लिश कॉम्प्रिहेंसिव लेबर रेगुलेशन कवरिंग वर्किंग आवर्स, जिसमें वर्किंग आवर्स, ओवर टाइम अगर काम कर रहे हो तो कितना पैसा मिलेगा, हेल्थ एंड सेफ्टी, राइट टू डिस्कनेक्ट फॉर रिमोट वर्कर। वो भी ऐसा नहीं कि रात को 9 बजे काम भेज रहे हैं करके तो 11 बजे तक, वैसा नहीं, राइट टू डिस्कनेक्ट। एक वैसा टाइम भी रहे उनके पास कि जब वो डिस्कनेक्टेड रहेंगे, है ना, वहां पे कनेक्टेड रहना उनके लिए एक कंपल्शन नहीं बनाया जाएगा, तो एक्सप्लॉइटेशन नहीं हो उनका, बर्न आउट नहीं हो, वर्क लाइफ बैलेंस बना रहे। इंक्लूसिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड स्किल डेवलपमेंट, इन्वेस्ट इन पैन इंडिया ब्रॉडबैंड एक्सेस,
especially in rural and tier 2-3 cities, and promote digital literacy programs. This ensures equal opportunity and reduce the urban-rural digital divide, making remote work accessible to all. Remote work सबके लिए क्या रहे? Accessible रहे. Topic number 2, presidential reference and the Supreme Court's power to revisit its ruling. Presidential reference. देखो अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ये टॉपिक है सेपरेशन ऑफ पावर का, कि जो लेजिस्लेचर है, जो एग्जीक्यूटिव है, जो जुडिशरी है, वो तीनों का पावर इंडिया में कैसे सेपरेटेड है. येट सेपरेशन तो है ही, सेपरेशन तो है ही, बट सेपरेशन के बाद भी कैसे एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंसेस बनाए हुए हैं. ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे आर्टिकल हैं, इसमें आज बहुत ज्यादा डिस्कशन होगा आर्टिकल 143 का और साथ साथ में आर्टिकल 142 का. उसके अलावा और भी आर्टिकल्स हैं 200, 201, ये सारे आर्टिकल्स का डिस्कशन होगा, तो आप ध्यान से सुनिएगा. और इनसे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स हैं पुराने, ये सब हम डिस्कस करेंगे. आर्टिकल 143 क्या बोलता है? आर्टिकल 143 ये बोलता है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं. क्या मांग सकते हैं? एडवाइस. बहुत सारे लीगल मैटर या बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर जहां पे प्रेसिडेंट को एक्ट करना है, प्रेसिडेंट के बिहाफ पे गवर्नमेंट ही एक्ट करती है, प्राइम मिनिस्टर ही एक्ट करते हैं, बट जहां पे गवर्नमेंट को एक्ट करना है, प्रेसिडेंट क्या करेंगे उस चीज में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग सकते हैं. उसको बोलते हैं एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. एज एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट वहां पे जो भी एडवाइस देगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसको मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, कोई बहुत बाइंडिंग रिकमेंडेशन वो नहीं होता है. 142 सुप्रीम कोर्ट के पावर से रिलेटेड है. सुप्रीम कोर्ट को 142 में बहुत पावर है कि कहीं भी अगर कंप्लीट जस्टिस नहीं हुआ है तो कंप्लीट जस्टिस दिलाने के लिए सुप्रीम कोर्ट स्टेप्स ले सकती है. वो क्या है? आर्टिकल नंबर 142, जिसमें स्पेशल पावर्स होते हैं सुप्रीम कोर्ट के. अब हम ये पूरा टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करते हैं. सुप्रीम कोर्ट इशूड नोटिसेस टू द सेंटर एंड ऑल स्टेट. सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को और बाकी स्टेट्स को भी नोटिस भेजा कि प्रेसिडेंट ने सुप्रीम कोर्ट से ओपिनियन मांगा है. ओपिनियन किस चीज के लिए मांगा है मैं आगे बताऊंगा. ओपिनियन इस चीज के लिए मांगा है कि देखो, प्रेसिडेंट का और गवर्नर का, प्रेसिडेंट और गवर्नर का रोल क्या है. प्रेसिडेंट का रोल ये है कि जब पार्लियामेंट से लॉ पास होके जाता है तो प्रेसिडेंट उस पर एसेंट दे. एसेंट देंगे तो वो लॉ बनेगा. सेम काम गवर्नर का होता है. जब काउंसिल ऑफ स्टेट्स या जब स्टेट के लेजिस्लेचर से लॉ पास होके गवर्नर के पास जाएगा तो गवर्नर उस पर क्या दे? अपना एसेंट दे. एसेंट देगा तो वो क्या बनेगा? लॉ बन जाएगा. बट गवर्नर के पास भी टाइम लाइन मेंशन नहीं होता है कि कितने दिन में गवर्नर उस पर एसेंट देगा. तो तमिलनाडु में ये केस हुआ कि 2-2 महीने, 3-3 महीने, 6-6 महीने, कई बार ऐसा हुआ कि गवर्नर ने एसेंट ही नहीं दिया है ना. जो भी तमिलनाडु की लेजिस्लेचर लॉ बना के भेज रही थी उस पर एसेंट ही नहीं दे रहा था. उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया कि नहीं, गवर्नर ऐसा नहीं कर सकते. गवर्नर को एक फिक्स टाइम के अंदर क्या देना होगा? जो भी बिल उनके पास आ रहे हैं, बिल के ऊपर अपना एसेंट देना होगा, अपना स्टैंड को क्लियर करना होगा. गवर्नर कैन नॉट सिट ऑन द बिल, मतलब उसको चुप्पी साध के बैठ नहीं सकते. ये सारी बातें हुई. अब ये सारी बातें हुई और ये सारी बातें हो रही थी तो बाद में क्या किया प्रेसिडेंट ने? सीधे सीधे इस मैटर को सुप्रीम कोर्ट से ही पूछ लिया आर्टिकल 143 का यूज करते हुए. यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने जब गवर्नर को ऑर्डर दिया एक तरह से, तो कौन सा आर्टिकल यूज किया? आर्टिकल 142. तो अब सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है? सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से पूछ लिया है कि आप लोग बताइए, आप लोग का क्या ओपिनियन है. जब जहां मैटर आता है ना, सुप्रीम कोर्ट जहां मैटर आता है एक तरह से प्रेसिडेंट का, जहां मैटर आता है गवर्नर का, जहां मैटर आता है कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का, क्या सुप्रीम कोर्ट इनको बता सकती है कि आपको क्या काम करना है, कब काम करना है? अब ये पूरा मैटर जो है, ये पूरा मैटर चीफ जस्टिस साहब हैंडल करेंगे. कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के पास है, बी.आर. गवई जो चीफ जस्टिस साहब है वो इसको हैंडल करेंगे. मिड अगस्त के आसपास इसका हियरिंग हो सकता है. इस साल के मेंस के लिए हाईली इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है. अब देखो, ये बैकग्राउंड ऑफ द केस मैंने आपको समझा दिया, बट फिर भी समझो. रेफरेंस वाज मेड अंडर आर्टिकल 143 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू सबमिटेड 14 questions following the court April 2025 judgment under article 142 of the constitution. अब देखो, इसको समझने वाली यही बात है. कोर्ट ने पहले अपना आर्टिकल 142 का पावर यूज करते हुए कुछ जजमेंट दिया है ना. और वो जजमेंट क्या था? जजमेंट था कि गवर्नर टाइम के साथ स्टेट जो लॉ पास करता है उस पे एसेंट दे. ठीक है, उसी जजमेंट के ऊपर है ना प्रेसिडेंट ने अपना पावर यूज करते हुए आर्टिकल 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस मांग लिया. ठीक है ना. गवर्नर, और ये पूरा कहाँ पे प्रॉब्लम चल रहा है? तमिलनाडु में चल रहा है.
ठीक है, और ये पूरा रेफरेंस यहीं से निकल के आता है। आर्टिकल 142 को अच्छे से समझो, हो सकता है मेंस में या प्रीलिम्स में आर्टिकल 142 ही डिटेल में आ जाए। 142 क्या बोलता है? इट प्रोवाइड्स अ स्पेशल एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर to the Supreme Court to do complete justice to the litigants who have suffered traversed illegality or injustice in the proceeding. Complete justice है ना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर है, स्पेशल पावर है कि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस दे पाए। तो कंप्लीट जस्टिस दिलाना इसका काम है, सिटीजन्स के राइट्स को अपहोल्ड करना इसका काम है। ठीक है, गवर्नमेंट के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस बनाना भी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का काम है। ठीक है, कंस्ट्रक्टिव एप्लीकेशन करना, कई बार इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन में, ताजमहल के क्लीनअप में भी इसका यूज सुप्रीम कोर्ट कर चुका है। और कौन से नोटेबल केसेस हैं? आर्टिकल 142 वहां पे यूज हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में यूनियन कार्बाइड कोऑपरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में ऑर्डर किया था यूनियन कार्बाइड कोऑपरेशन को $470 मिलियन देने के लिए कंपनसेशन में, जो ट्रेजेडी हुई थी उसके विक्टिम्स को, है ना। बोला था कि उस पोजीशन पे अपने आप को रख के देखिए। ठीक है, और पार्लियामेंट्री लॉ के ऊपर जाकर के, पार्लियामेंट्री लॉ के ऊपर जाकर, बियॉन्ड जाकर के यहाँ पे $470 मिलियन विक्टिम्स को, जो कि यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन कंपनी के विक्टिम्स थे, है ना, जो कि उसकी टॉक्सिक जो भी मटेरियल है, वेस्ट है, उससे उनका प्रॉब्लम हुआ था, डेथ हुआ था, तो ये सारा $470 मिलियन देने को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। सिद्दीक वर्सेस महंत सुरेश दास 2019, popularly known as Ayodhya dispute. Supreme Court has exercised the power mentioned under Article 142 of Constitution. 143 के पावर्स मैंने आपको बता दिए। 143 में एडवाइजरी ओपिनियन मांगा जाता है। 143 का पार्ट होता है पार्ट 143 क्लॉज 1। क्लॉज 1 में प्रेसिडेंट मे रेफर एनी मैटर टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। इन द फर्स्ट केस सुप्रीम कोर्ट मे टेंडर और मे रिफ्यूज टू टेंडर द ओपिनियन टू द प्रेसिडेंट। आर्टिकल 143 क्लॉज 2 क्या कहता है? अलाउ द प्रेसिडेंट to refer dispute arising from pre-constitutional agreement। pre-constitutional agreement से जो भी डिस्प्यूट अराइज हो रहे हैं, प्रेसिडेंट उनको भी रेफर कर सकता है। और यहाँ पे, है ना, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को अपना ओपिनियन देना ही पड़ेगा। पहले वाले केस में सुप्रीम कोर्ट मना भी कर सकती है, बट यहाँ पे देना ही पड़ेगा। अभी इसका यूज किया गया है, द सुप्रीम कोर्ट ओपिनियन इज एडवाइजरी एंड नॉट लीगली बाइंडिंग। यहाँ पे लीगली बाइंडिंग नहीं होता है क्योंकि नाम ही है एडवाइजरी, है ना। इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग ऑन द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिप्शन, है ना, while article 143(1) empowers the president to seek the supreme court opinion, the court is not bound to respond in every case। हर केस में सुप्रीम कोर्ट रिस्पॉन्ड करे जरूरी नहीं है। इट होल्ड्स डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी टू डिक्लाइन अ रेफरेंस। इसके पास डिस्क्रिशनरी अथॉरिटी है कि रेफरेंस को अपना डिक्लाइन कर सकता है, एज क्लैरिफाइड इन द स्पेशल कोर्ट बिल 1978 which interpreted the term may in article 143 as confirming such discretion। may मतलब सुप्रीम कोर्ट डिस्क्रिशन है। डिस्क्रिशन मतलब उसका खुद का अपने पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी है, उसको डिस्क्रिशन बोलते हैं। कि सुप्रीम कोर्ट चाहे तो एडवाइज दे, नहीं चाहे तो नहीं दे, है ना। ये डॉक्टर एम इस्माइल फारूकी केस में भी इसको रीअफॉर्म किया था सुप्रीम कोर्ट ने कि वो पॉलिटिकल क्वेश्चन को डिक्लाइन भी कर सकती है। ठीक है, सिमिलरली इन 1982 द कोर्ट डिड नॉट रेस्पॉन्ड टू अ रेफरेंस ऑन अ प्रपोज्ड लॉ रिलेटेड टू रीसेटलमेंट। पहले भी जम्मू कश्मीर के रेफरेंस में एक लॉ था, सुप्रीम कोर्ट ने से एडवाइस मांगा गया, बट सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है एडवाइस देना है कि नहीं देना है। ठीक है, अब ये 2023 वाला केस इंपॉर्टेंट है, उसी के अंदर सारी चीजें चल रही है। कोर्ट रूल दैट गवर्नर्स एक्ट, गवर्नर जो बहुत सारे बिल्स को रिजर्व करके बैठे हैं, तमिलनाडु का बिल प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करके बैठे हैं, वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अब आर्टिकल 200 क्या बोलता है? आर्टिकल 200 बोलता है अ बिल कैन बी रिजर्व फॉर द प्रेसिडेंट ओनली व्हेन इट इज फर्स्ट प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। कि मान लो कोई स्टेट है, कोई स्टेट के लेजिस्लेचर ने, फॉर एग्जांपल आसाम लेजिस्लेचर ही है, उसने एक लॉ पास किया। अब लॉ पास करने के बाद वो किसके पास जाएगा? गवर्नर को। गवर्नर के पास दो तीन ऑप्शन है, या तो एसेंट देगा, या तो एसेंट को विथहोल्ड करेगा, मना करेगा, या रिटर्न कर देगा वापस से। ठीक है, या गवर्नर सीधे सीधे उसको रिजर्व भी कर सकता है। और रिजर्व किसके लिए करेगा? गवर्नर इसको प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट बताएंगे कि इसके ऊपर क्या होगा। आर्टिकल 200 ये बोलता है ना, कि पहले गवर्नर के पास जाएगा तब वो रिजर्व इसको कर सकते हैं। नॉट आफ्टर इट इज पास्ड अगेन फॉलोइंग रिकंसिडरेशन। ऐसा नहीं होगा कि गवर्नर ने बोला रिकंसिडर करो और रिकंसिडरेशन करने के बाद वापस पार्लियामेंट ने लॉ चेंज कर दिया, अब वापस गवर्नर ने उठा के प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। ऐसा नहीं हो सकता।
है ना, या गवर्नर शुरू में ही रिजर्व कर दे प्रेसिडेंट के लिए, या अगर उसको रिटर्न किया है तो अगली बार गवर्नर उसको पास करे। प्रेसिडेंट एक्शन ऑल्सो इनवैलिड, कोर्ट ने ये भी बोला प्रेसिडेंट का एक्शन भी क्या है, इनवैलिड होगा इस मैटर में। फिर वापस से सुप्रीम कोर्ट का इसी मैटर पे 2025 में जजमेंट आया, और सुप्रीम कोर्ट ने मैंडेटरी टाइमलाइन बनाया गवर्नर के लिए कि देखो पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर, स्टेट लेजिस्लेचर जो है एक तरह से स्टेट के लिए बहुत बड़ा बॉडी है, वो अगर लॉ पास हो रहा है तो लॉ को सीधे सीधे एक मंथ के अंदर या तो प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व करो, ठीक है, और एसेंट विथहोल्ड करो, मतलब साइन करने से मना कर दो, ठीक, 3 मंथ्स इफ डूइंग सो विदाउट सच एडवाइस। अगर वहां एडवाइस नहीं है तो 3 महीने का टाइम है, अगर एडवाइस है, किसका एडवाइस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ठीक है, तो फिर 1 मंथ का टाइम है, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का एडवाइस नहीं है तो 3 मंथ्स का टाइम है। 1 मंथ इफ द बिल इज रीसेंट आफ्टर रिकंसिडरेशन, अगर वापस से गवर्नर उसको रीसेंट करते हैं, रिकंसिडर होके वापस आता है तो सिर्फ 1 मंथ का टाइम मिलेगा। तो ये क्लियर टाइमलाइन सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस में दिया, ये टाइमलाइन पहले मेंशन नहीं था। द कोर्ट वार्नड ऑफ जुडिशियल रिव्यू इफ दीज डेडलाइंस आर इग्नोर्ड, कोर्ट ने सीधे सीधे बोला कि जुडिशियल रिव्यू होगा अगर ये डेडलाइंस को इग्नोर किया जाता है। प्रेसिडेंट के पास जैसे पॉकेट वीटो वगैरह है, यहाँ पे पॉकेट वीटो के सीधे मना किया, देयर इज नो एब्सोल्यूट वीटो और पॉकेट वीटो। गवर्नर मस्ट एक्ट एज अ फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड टू द स्टेट कैबिनेट रादर देन एज ए इंस्ट्रूमेंट टू द सेंटर, सेंटर का इंस्ट्रूमेंट की तरह काम नहीं कर सकते, है ना। गवर्नर अंडर आर्टिकल 200 एसेंट टू स्टेट बिल, और 201 में प्रेसिडेंट को क्या करेंगे, रिजर्व करेंगे, ठीक बात है। तो ये दोनों आर्टिकल्स का यहाँ पे यूज किया गया है। नेचर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एडवाइजरी ओपिनियन आपको बता ही दिया, सुप्रीम कोर्ट एडवाइस दे सकती है ना, एडवाइस देने से मना भी कर सकती है, एडवाइस दे भी सकती है, ठीक बात है। बट जो मैटर ऑलरेडी सॉल्व हो चुके हैं वहां पे एडवाइस नहीं होगा, ठीक। कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल केस वेयर द कोर्ट एक्नॉलेज एडवाइजरी ओपिनियन as deserving due weight and respect but stopped short of declaring them binding, एडवाइजर डिक्लेयर, जो भी एडवाइजरी ओपिनियन होंगे वो बाइंडिंग नहीं होंगे। ये पूरा मैटर जो है पुराने केसेस का है, हम इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे वर्डिक्ट आए, ये सारे वर्डिक्ट घूम फिर के यही बताते हैं, ये सारे केसेस हमें ध्यान में रखने वाले नहीं है, बस अप्रैल 2024 रूलिंग फाइनल एंड बाइंडिंग ये हमें ध्यान में रखना है। रेफरेंस कैन ओनली इलेबोरेट लीगल रीजनिंग नॉट चेंज वर्डिक्ट, अभी जो रेफरेंस आएगा वो क्या करेगा, लीगल रीजनिंग को इलेबोरेट करेगा, वर्डिक्ट चेंज नहीं होगा। अगस्त 2025 कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में इंटरप्रेट वाइडर कॉन्स्टिट्यूशनल इशू विदाउट अनडूइंग अप्रैल जजमेंट, अप्रैल में जो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि गवर्नर साहब आपके पास 1 मंथ, 3 मंथ, 1 मंथ का टाइमलाइन है, 1 मंथ जब स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आपको एसेंट दे के भेजा है, एडवाइस दे के भेजा है, तो 1 महीने में साइन करिए या मना करिए, है ना। स्टेट का काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन्वॉल्व नहीं है तो आप 3 महीने के पास टाइम है, और अगर आपको रिटर्न किया गया है रिकंसिडरेशन के लिए तो फिर 1 मंथ का टाइम है। तो वही वर्डिक्ट को चेंज करने वाला शायद सुप्रीम कोर्ट नहीं है, उसको और ज्यादा एलोबरेट करके जरूर दे सकता है। अब देखो ये कल का क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, है ना, ये यूपीएससी 2022 का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 मार्कर है तो ऑब्वियसली आप 150 वर्ड्स में लिखोगे, तो ऑलमोस्ट 150 वर्ड्स में हमने आपके लिए एक मॉडल आंसर दे दिया है। इनिशियली आप इंट्रोडक्शन में वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बताओगे, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस इन द कंट्री, provision under Article 63 of the Constitution, and one of their key responsibility is to serve as the ex officio chairman of the Rajya Sabha as per Article 63। तो ये सीधे सीधे आप मेंशन कर दोगे। फिर है ना, रोल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट एज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, उसमें राज्यसभा का प्रिसाइडिंग ऑफिसर आर्टिकल 64, डिसाइडिंग ऑन पॉइंट्स ऑफ ऑर्डर, रेफरिंग बिल्स एंड मोशन टू कमिटीज, ये सारा पावर जो है, कास्टिंग वोट तो आपको याद ही होगा, राज्यसभा को रिप्रेजेंट करना एक तरह से। The chairman represent the Rajya Sabha in its relation with the President of India, ठीक बात है। रेफरल टू मनी बिल्स, है ना, while Rajya Sabha has limited power in dealing with the money bills, the chairman play an essential role in the process by certifying whether a particular bill is money bill or not based on the provisions outlined in the Article 110, ठीक है। तो यहाँ पे खैर आप सीधे सीधे बोलोगे, यहाँ पे राज्यसभा के चेयरमैन का बहुत ज्यादा रोल नहीं आता, यहाँ पे खैर लोकसभा का रोल ज्यादा आता है, लोकसभा के स्पीकर का रोल ज्यादा आता है। तो ये 5 पॉइंट जो है आप सीधे मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स में, ठीक है। फ्रॉम प्रिसाइडिंग ओवर सेशन टू मेंटेनिंग ऑर्डर एंड डेकोरम, रेफरिंग बिल टू कमिटीज एंड रिप्रेजेंटिंग द राज्यसभा इन इट्स रिलेशन विद द अथॉरिटी, चेयरमैन रोल इज
इंस्ट्रूमेंटल इन अपहोल्डिंग द पार्लियामेंट्री डेमोक्रेटिक सिस्टम इन इंडिया। तो ये कंक्लूजन हो जाएगा, ये 5 पॉइंट जो होंगे वो आप इनको मेंशन कर सकते हो, ठीक बात है। और ऊपर इंट्रोडक्शन, तो ऐसे करके आप अपने आंसर्स को और ज्यादा इनरिच कर सकते हो। ये एक सिंपल क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था, डायरेक्ट पॉइंट्स पूछ रहा था, आप डायरेक्ट पॉइंट्स इसमें डालिए, घुमा फिरा के आंसर नहीं निकले। अब ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, हाउ टू कल्चरल नॉर्म्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेशन इन एशियन सोसाइटी, जो हमने पहला टॉपिक पढ़ा उसके ऊपर है। कंस्ट्रेन द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ रिमोट वर्क, वाइड स्प्रेड एडॉप्शन रिमोट वर्क का कैसे ये कंस्ट्रेन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन है, ठीक है। आई होप आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। थैंक यू एंड जय हिंद।